गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस टॉपिक की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है रमन इफेक्ट। ये बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के फोर्थ यूनिट का पार्ट है। बेसिकली जो फोर्थ यूनिट है उसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, साथ में ये रमन इफेक्ट भी है जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जहां तक एग्जाम की बात है तो इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन होगा और उसके साथ एक न्यूमेरिकल होगा, तो आपको थ्योरी के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल की भी तैयारी करनी है। तो हम पहले जानें कि रमन इफेक्ट है क्या और रमन इफेक्ट क्यों है, नाम क्यों है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट का नाम इनके नाम पे है, प्रोफेसर सीवी रमन। ये भौतिक शास्त्री थे, पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के कारण मिला। चूंकि उनका नाम रमन सीवी रमन है तो उनके नाम से ही इस इफेक्ट को जाना जाता है। इसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। 1928 की बात है जब उन्होंने इसकी खोज की थी। तो रमन इफेक्ट का बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरी इसके बिहाइंड है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जिसको आप लोग प्रकीर्णन कहते हैं, जो आप लोगों ने स्कूल में स्टडी की होगी कि प्रकीर्णन 12th के सिलेबस में होता है, लाइट के चैप्टर में है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इज सिंपली रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ही प्रकीर्णन है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि एक सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिएगा आप, जो पैरेलल रेस आ रही है लाइट भी पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन प्रकीर्णन में भी क्या होता है कि जनरली एक कर्व सरफेस से लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो कर्व सरफेस पे जब भी लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होकर के अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ होगा। इस फैलाव को ही द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसी को हम स्कैटरिंग फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्कैटरिंग के साथ ही अब हम लोग रमन इफेक्ट पे आते हैं। तो रमन इफेक्ट की जब उन्होंने स्टडी की थी तो उन्होंने देखा कि अगर किसी सॉलिड पर, ये सॉलिड सरफेस है मान लीजिए, कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ पर हम एक वर्णी प्रकाश को अगर इंसिडेंट कराएंगे, ध्यान रखेंगे ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक आप लोग सभी पढ़ चुके हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो एक आयाम की, एक आवृत्ति की तरंग प्रोड्यूस करे, वही मोनोक्रोमैटिक लाइट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने लेजर के तौर पर पढ़ा है, जाना है। ठीक है, तो अगर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम किसी मटेरियल पर, सॉलिड पर या लिक्विड पर इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा। ये सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद एटम्स के सरफेस से ये लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, ये सरफेस ऑफ द मैटर, पदार्थ है ये, और ये स्कैटर्ड लाइट है, प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो स्कैटर्ड लाइट हमको जो मिल रही है ये किसके कारण है। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि ये जो स्कैटर्ड लाइट हो रही है, ये मिल रही है, ये किसी इंसिडेंट लाइट के कारण नहीं है। इंसिडेंट लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैटर। इस पदार्थ के गुण के कारण हमको यहाँ पर एक स्कैटर्ड लाइट मिल रही है, ये आपको जानना होगा। अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में सोचें या जाने, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा। प्रोफेसर कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया था जिसमें उन्होंने एक्स रे को पदार्थ पर इंसिडेंट किया था, तो वहां पर एक स्कैटर्ड रे की बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि जो स्कैटर्ड रे है और इंसिडेंट रे है दोनों के वेवलेंथ का डिफरेंस एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है। तो वहां पर दोनों इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच का जो के वेवलेंथ का जो डिफरेंस है
वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड कर रहा था। वहां पर हम लाइट, इंसिडेंट लाइट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर रमन इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं पदार्थ के गुण की बात। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट, जब मोनोक्रोमैटिक एकवर्णी प्रकाश जब पदार्थ पे इंसिडेंट होती है तो लाइट पदार्थ से टकराकर स्कैटर हो जाती है। ये जो स्कैटरिंग फिनोमेना है इस पदार्थ का अपना गुण है। ठीक है, अब जब स्कैटरिंग, जो स्कैटर्ड लाइट थी उसको, उसके स्पेक्ट्रम को प्रोफेसर रमन ने जब देखा, ऑब्जर्व किया, एक विचित्र सी घटना उनको दिखाई दी। उनको क्या दिखाई दिया कि जो रे इंसिडेंट हो रही थी, इंसिडेंट रे के वेवलेंथ के साथ साथ हमको कुछ और भी तरंगे, कुछ और भी वेवलेंथ मिल रहे हैं, या कुछ और भी फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रल लाइंस उनको मिल रही हैं। ये जो डिविएशन उन्होंने ऑब्जर्व किया इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ और जो ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम में इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के साथ साथ कुछ और अलग अन्य फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तरंगे या स्पेक्ट्रल लाइंस का जो दिखना है वही रमन प्रभाव है। इसको थोड़ा हम स्पेक्ट्रम के टर्म्स में देखेंगे। ये सपोज ये वाई एक्सिस पे इंसिडेंट इंटेंसिटी है लाइट की, इसकी स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी बोलो, या आप एनर्जी भी कह सकते हैं, और यहाँ इंटेंसिटी बोलिए, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आउटपुट में जो स्कैटर्ड लाइट थी, स्कैटर्ड लाइट का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब आप ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है इसको मैं न्यू जीरो से डिफाइन करूं। ये एक्स एक्सिस न्यू है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, और ये इस फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू वन मान लेती हूँ, और ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है इसको मैं न्यू टू मान लेती हूँ। तो ये जो न्यू जीरो आप देख रहे हैं, ये न्यू जीरो वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने पदार्थ पर आपतित कराया था, इंसिडेंट कराया था। इसको मैंने न्यू जीरो से रिफाइन किया। और ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये इस स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड लाइट का स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम को आप बारीकी से देखिए तो आपको दिखेगा कि इसमें न्यू जीरो आवृत्ति के जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसी वेवलेंथ या उसी फ्रीक्वेंसी की जो स्कैटर्ड लाइट है वो सबसे ज्यादा मिल रही है। तो डेविएशन यहाँ पर जीरो है। लाइट इंसिडेंट किस फ्रीक्वेंसी की हुई थी? न्यू जीरो। आउटपुट में हमको जो स्कैटर्ड लाइट मिल रही है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट कौन सी है? न्यू जीरो। इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है इसको हम नल स्कैटरिंग या रेले, RAYLEIGH, रेले स्कैटरिंग कहते हैं। जिस आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया जाए उसी आवृत्ति और उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको स्कैटर्ड रेडिएशन के फॉर्म पे भी मिले तो इस तरह की स्कैटरिंग को हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन इस रेले स्कैटरिंग के दोनों ओर जब हम देखें तो ठीक लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आवृत्ति इंसिडेंट रेडिएशन से थोड़ी कम होगी डेफिनेटली, और राइट साइड में देखिए तो इसकी आवृत्ति इंसिडेंट रेडिएशन से थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है जिनकी आवृत्ति रेले स्कैटरिंग की या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम है, इस पॉइंट पे जो हमको इंटेंसिटी मिल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की, या जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं उनको हम स्टोक्स लाइंस कहते हैं। और इधर रेले स्कैटरिंग के ठीक राइट साइड में जो हायर साइड में, राइट साइड कहना चाहिए या अधिक, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है तो इधर आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। न्यू जीरो से राइट साइड में हायर फ्रीक्वेंसी साइड में हमको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनको हम एंटी स्टोक्स लाइंस कहते हैं। ठीक है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। और यहाँ पे आप खास बात देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है, मतलब न्यू जीरो
माइनस न्यू वन, जिसको हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर न्यू टू माइनस न्यू जीरो। ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप रमन शिफ्ट कहते हैं। आप ये कह सकते हैं देयर इज अ शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रल लाइन। इंसिडेंट लाइट यहाँ थी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है। यहाँ पर जो पूरा जितना इंसिडेंट हो रहा है पूरा का पूरा यहाँ नहीं मिल के हमको कुछ यहाँ मिल रहा है और कुछ यहाँ मिल रहा है। तो जो लेफ्ट साइड वाली लाइन्स है जिनको हम स्टोक्स लाइन्स कहते हैं, ये लोअर साइड की शिफ्टिंग है इधर, या रेड शिफ्ट कह सकते हैं इधर, और इस साइड में जो हायर साइड में जो शिफ्टिंग है वो ब्लू शिफ्ट कह सकते हैं। तो देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल्टा न्यू को ही आप कहेंगे रमन शिफ्ट। क्या कहते हैं? रमन शिफ्ट। ठीक है, RAMANSHIFT, रमन शिफ्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि न्यू जीरो हमेशा लेस हो ग्रेटर देन होगा न्यू वन से, और न्यू टू हमेशा ग्रेटर देन होगा न्यू जीरो से। ठीक है, अब आप लोगों ने इस स्पेक्ट्रम को देखा और इसमें स्टोक्स लाइंस देखी, एंटी स्टोक्स लाइंस देखी और रेले स्कैटरिंग देखी। ये पूरा ही जो फिनोमेना है इसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये जो स्पेक्ट्रम हमने देखा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना चाहिए, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपने देखा सबसे ज्यादा तो नल स्कैटरिंग की है, लेकिन अगर हम स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस की बात करें तो स्टोक लाइन की तीव्रता या इंटेंसिटी वो हमेशा एंटी स्टोक्स से थोड़ी ज्यादा होगी। इस लाइन को आप देखिए, जो स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी है वो हमेशा एंटी स्टोक्स से ज्यादा होगी। और सघनता, द डेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी स्टोक्स लाइंस की हमेशा ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू एंटी स्टोक्स लाइंस। आप डेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलिए या इंटेंसिटी बोलिए, या तो मैं बहुत रफ रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कह सकती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन की पाए जाने की जो प्रायिकता है वो अधिक होती है इन कंपैरिजन टू एंटी स्टोक्स लाइंस। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्पेक्ट्रल लाइन कैसे है। अब मैं थोड़ा सा इसके क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन में जाऊंगी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये फिगर रब करना होगा। मैं देख रही थी, एक मिनट। इस रमन इफेक्ट को ही हम क्वांटम मैकेनिकली कैसे एक्सप्लेन करें। क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट, कैसे हम क्वांटम मैकेनिकली इसको एक्सप्लेन करें, इसके लिए हमको थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम पे जाना होगा। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज है और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जो ट्रांजिशन की आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, बोर की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाता है, और हायर एक्साइटेशन स्टेट में एटम ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अनस्टेबल स्टेट है और उसको स्टेबल होना है। तो जब वो स्टेबल होगा तो वो ऑब्वियसली वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट को आना चाहता है, और जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तब ये दोनों, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के बीच का जो अंतर है उस डिफरेंस को वो एक फोटोन के रूप में एमिट कर देता है। ये हम लोगों ने बेसिक थ्योरी पढ़ी हुई है बोर की थ्योरी में। यहाँ भी सेम होना है, बट देखेंगे इस एनर्जी लेवल डायग्राम के टर्म्स में हम कैसे रेले स्कैटरिंग और स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं रेले स्कैटरिंग से शुरू करना चाहूंगी। सपोज ये ग्राउंड स्टेट है और एटम का एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से इसके हायर एनर्जी स्टेट पे हो रहा है, और यहाँ पर जो एनर्जी है h न्यू जीरो की है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से निकला और एक्साइटेड हायर स्टेट पे गया, एक्साइटेड स्टेट, वहां पर कुछ देर स्टे किया और वापस ये वही ठीक आ गया जहां से ये गया था। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो h न्यू जीरो है। ठीक है,
तो जिस लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हुई थी उसी लाइट की एनर्जी हमको यहाँ पर फोटोन जो है एमिट भी हो रही है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो स्कैटरिंग होगी वो नल स्कैटरिंग होगी। इसको आप रेले स्कैटरिंग के नाम से लिखेंगे। ठीक है, ये रेले स्कैटरिंग हो गया, ग्राउंड स्टेट से निकला और वापस ग्राउंड स्टेट को ही आ गया। क्लियर। अब दूसरा केस देखिए, सपोज ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गया हायर स्टेट पे और इसने एनर्जी ली h0। ठीक है, दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस h0 एनर्जी ली। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, वाइल रिटर्निंग बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ये वहां पे आके नहीं रुका, इनफैक्ट उससे ठीक ऊपर जो एनर्जी लेवल है वहीं पर आकर के रुक गया। तो अब देखिए, इसने ली तो ज्यादा एनर्जी, लेकिन आउटपुट ये दो, इस डिफरेंस को देखिए, ये कम है। ठीक है, तो ये सपोज h1 एनर्जी एमिट करके इस स्टेट पे आकर के रुक गया। अब इसने ली कितनी थी एनर्जी h0 और एमिट क्या कर रहा है h1। तो दोनों का जो डिफरेंस आप देखिए μ0 माइनस μ1, मतलब जिस ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइट हुआ था उसी एटम उसी स्टेट पे आके नहीं रुक रहा, इनफैक्ट उससे हायर एनर्जी स्टेट पे आके रुकता है। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग है इसको हम स्टोक्स लाइंस के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है आप देखिए, ये जो रमन इफेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, रमन शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर μ0 माइनस μ1 के बराबर के इक्वल है। इस स्टोक्स लाइंस। थर्ड है एंटी स्टोक्स लाइंस। एंटी स्टोक्स लाइंस तब मिलती है जब एटम ऑलरेडी इंटरनली एक लोअर लेवल एक्साइटेड स्टेट पे है, यहाँ से ये हायर एनर्जी स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट पे गया और यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ये क्या हो गया, उससे भी नीचे की एनर्जी लेवल पे आ गया। ठीक है, कम ऊर्जा ली और ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। ये जैसा आप समझिए, ये एक जैसे एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है ना, लाइट एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन जब फिनोमेना होती है, तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना जस्ट लाइक दैट, इसने लोग कम एनर्जी ली और ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, समझो इस तरह का केस है। यहाँ पर जो एनर्जी ली थी वो h0 है और जिस एनर्जी से ये ट्रांसमिट हो रहा है, सपोज इसको मैं h2 मान लूं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कितना हो रहा है μ2 माइनस μ0। यहाँ पर रमन शिफ्ट कितना होगा μ2 माइनस μ0। इस तरह की जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जो स्कैटरिंग हो रही है, इसको हम एंटी स्टोक्स लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी स्टोक्स लाइंस। ठीक है, अब आप देखिए इंसिडेंट कहां से हो रही थी और ट्रांसमिशन कहां पर हुआ। बच्चों ये जानना चाहिए हमको कि इसके पहले वाले स्लाइड में जब मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टोक्स लाइंस की, वो हमेशा एंटी स्टोक्स लाइन से ज्यादा होती है। इसका कारण आप यहाँ से समझ गए होंगे, कम एनर्जी लेकर के ज्यादा एनर्जी लेके कम देना, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होना, ये कॉमन फिनोमेना है, ये नेचर होता है किसी का भी। हमारे यहाँ हम भी जितना एनर्जी लेते हैं उतना पूरा एग्जिट थोड़ी कर देते हैं, मतलब जितना इनपुट है पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, कुछ तो लॉस होता है। वैसा ही समझिए कि यहाँ पर जितना इनपुट था पूरा आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, जिससे कॉमन फिनोमेना। लेकिन यहाँ पर इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए इन जो एंटी स्टोक्स लाइंस होती है उनकी इंटेंसिटी हमेशा स्टोक्स लाइन से कम होती है। ठीक है, अब इस क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन में एक और चीज हमको बहुत जरूरी है वो जानना है, दैट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर फोटोन का, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं, कि हम देख रहे थे कि लेजर या एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने पदार्थ पर इंसिडेंट किया था, वहां क्या हो रहा था, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब फोटोन। ठीक है, प्रकाश स्रोत मतलब ऑब्वियसली वहां पर फोटोन होगा। उस फोटोन का पदार्थ के साथ, मटेरियल के साथ इंटरेक्शन हो रहा था। जब पदार्थ के साथ ये इंटरेक्शन करेगा, मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वहां पर क्या होगा, एक कोलिजन, संघट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संघट,
संघट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ और एक दूसरा है अप्रत्यास्थ, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पर हमको जानना जरूरी है कि जो रमन इफेक्ट आप जो देख रहे हैं, जिसमें ये पूरा ही रमन इफेक्ट, जिसमें हमको स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस मिल रही हैं, वो इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मैटर के कारण हो रहा है। फोटोन का पदार्थ के साथ एक इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ संघट हो रहा है, जिसके कारण हमको यहाँ पर स्टोक्स और एंटी स्टोक्स कुछ लॉस हो रहा है ना एनर्जी का। दिस लॉस इज बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिक डिफरेंस है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम संरक्षित होते हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित होते हैं, जबकि इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो यहाँ पर सेम केस है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो कि संरक्षित या कंजर्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जो रमन इफेक्ट है वो रमन इफेक्ट पदार्थ के इन इलास्टिक कोलिजन, फोटोन और पदार्थ के इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमको प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रही है बात। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और बार बार मैं कह रही हूं, रमन इफेक्ट इज प्योरली अ मॉलिक्यूलर फेनोमेना। अणु का अपना गुण है, इससे इसके इस प्रभाव पर लाइट के नेचर का कोई इफेक्ट नहीं। याद रखेंगे, रमन इफेक्ट या रमन फेनोमेना इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लाइट, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मैटर इटसेल्फ। पदार्थ के अपने गुण के कारण हमको ये रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव देखने को मिलता है। इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये बेसिक्स हैं रमन इफेक्ट के। बुक में आपको और बहुत डिटेल में हमको मिलेगा, इतना आपको जानना चाहिए। छोटा सा और टॉपिक में बता दूं इसमें एप्लीकेशन कि रमन इफेक्ट का यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ रमन इफेक्ट। तो बच्चों आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि रमन इफेक्ट आज की डेट में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है टू कैरेक्टराइज अ मटेरियल के, किसी पदार्थ के, किसी सॉलिड के, द्रव के नेचर को जानने का, उसके अंदर एग्जिस्ट बॉन्ड लेंथ क्या है, किस तरह की बॉन्डिंग है। एक फिंगर प्रिंटिंग होती है ना मटेरियल के, तो उस फिंगर प्रिंटिंग को जानने का एक तरीका है ये रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक बहुत ही सॉलिड टेक्निक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, नॉट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं तो समझती हूँ साइंस के हर फील्ड में एक रमन इफेक्ट जो है बहुत ही कारगर टेक्निक है, जिससे हम पदार्थ के कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड, हर मटेरियल अलग है एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से ये कैसे अलग है, तो उनकी एक फिंगर प्रिंटिंग होती है, और उस फिंगर प्रिंटिंग को स्टडी करने का एक पावरफुल टेक्निक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक चीज और मैं बताना भूल गई थी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे इस यूनिट में, तो आपने देखा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले आप लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा, फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो कि इंफ्रारेड रीजन में होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों आप लोगों को जानना चाहिए कि जो रमन इफेक्ट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। ये जो एनर्जी लेवल्स आप देख रहे हैं ना, एनर्जी लेवल 1, 2, ये 1, 2 नहीं है, इससे और भी ज्यादा, इसके बीच में और भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ये जो एनर्जी लेवल्स है एक्चुअली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रेंज की है, किस रेंज में होती है, तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का ही पार्ट है इस तरह से हम लोग रमन इफेक्ट के बारे में आज हमने डिटेल जाना कि रमन इफेक्ट होता क्या है, ये रमन शिफ्ट क्या है, स्कैटरिंग क्या है, रमन स्कैटरिंग क्या है। अगले टॉपिक में बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि इससे अगर रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।